पास आएगा और उस रोगी के लिए, वो कहीं पर भी रहता होगा, उसके लिए भोजन की जो व्यवस्था है उसे सेटिंग करने का अगर तरीका आ गया ना, तब तो महाराज मजा ही आ गया। इस अध्याय में ये जो आज हम पढ़ेंगे, इसका तारतम्य हम कैसे बैठा सकते हैं। कोई एक रोगी आया और उस रोगी में जो कोई XYZ कोई एक्स वाला रोग है, उस रोग में अब आप कुछ कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या पूछ रहे हैं? वो क्या गलत करता है? दो बातें हैं, है ना, ध्यान से समझने वाली बात है। कोई गलत क्रियाएं जिसको नहीं करना चाहिए, उनमें से वह पेशेंट क्या क्या करता है, इसे नोट करना है। और कोई अच्छा कर्म जिसको आयुर्वेद ने करने के लिए बताया है, वो क्या क्या है। आहार विहार में आज हम आहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह कौन कौन से व्यवस्थाएं हैं, विधि है आहार के विषय में, जिसको आयुर्वेद ने करने के लिए बताया है मगर व्यक्ति नहीं करता। तो उनमें से जो जो भी नियम आचरण और आहार की व्यवस्थाओं को ख्याल नहीं रखता, नहीं करता, तो वह भी रोग का कारण है। जो नहीं करना चाहिए उसे अगर करता है तो वह भी रोग का कारण है। जो करना चाहिए मगर नहीं करता तो भी वह रोग का कारण है ना। जैसे रात में जगना नहीं चाहिए मगर वो जगता है तो रात्रि जागरण हो गया, ये रोग का कारण है। सुबह जल्दी उठना चाहिए मगर नहीं उठता, सूर्योदय के आसपास में उठना चाहिए, उससे पहले उठना चाहिए, अगर नहीं उठता तो यह भी रोग का कारण है। तो हमें आयुर्वेद के दृष्टि से कौन सा दवाई देना है वो तो बहुत पीछे, क्योंकि बहुत बार रोग का कारण वह खुद होता है, उसके खुद के इस तरह के गलत दिनचर्या, गलत खान पीन ही रोगों को पनपने में सहयोग करता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? आहार विधि विशेष आयतन, इस आयतन को, आहार के विधि विशेष को ख्याल रख करके आहार के विषय में क्या क्या चीजें होना चाहिए, उसको समझते हुए रोगी के ऊपर अप्लाई करना है, क्वेश्चंस करना है। अब ये देखिए जरा सूत्र क्रमांक 21 जिसके ऊपर कल चर्चा किए थे। तत्र खल्विमान्यष्टावाहार विधि विशेषायतनानि भवन्ति। 8 प्रकार के आहार विधि विशेषताओं को वर्णन करने वाली 8 रूट है, 8 रास्ते हैं। उनमें से पहला है प्रकृति, दूसरा है करण, तीसरा है संयोग, चौथा है राशि, पांचवा है देश, छठा है काल, सातवां है उपयोग संस्था और आठवां है उपयोक्ता। तो ये 8 विधि हमें ध्यान होनी चाहिए। पहले नंबर में आ गया प्रकृति। प्रकृति मतलब है नेचर। अब ये तो सिंपल सी बात है, रोगी से पूछे बगैर रोगी को ही पता होगा कि भैया उस व्यक्ति का नेचर कैसा है और जो कुछ भी वो कर रहा है उस चीज का नेचर कैसा है। गाय का दूध है, दूध का प्रकृति कैसी है हम सब जानते हैं। बाजरे की रोटी खा रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है। वह प्रकृति, बाजरे की रोटी इन दिनों में ग्रीष्म ऋतु में खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ग्रीष्म ऋतु का प्रकृति कैसा है और बाजरे की प्रकृति कैसा है, इसको हम जोड़ते हुए जाएंगे। किस स्थान में रह रहा है, मान लो राजस्थान में रह रहा है बंदा,
तो वहां की प्रकृति कैसी है देखो जरा, समान गुण हो रहा है। उस व्यक्ति को पित्त भूयिष्ठ पित्त से संबंधित कोई व्याधि भी है तो उसकी भी प्रकृति वैसे ही है जैसे बाजरे की है, जैसे ग्रीष्म ऋतु की है। तो आहार के संदर्भ में आप किसी स्थान में रहते हो, जैसे आपके शरीर का प्रकृति है, उसके साथ प्रकृति का ख्याल रख करके हमें हर चीजों को खाने या न खाने से संबंधित विचार को राम जी रखना चाहिए। ठीक है। प्रकृति में कोई गुरु हो सकता है, कोई लघु हो सकता है। रस में जैसे मूंग का दाल है, स्वभाव से लघु है। सुअर का मांस है, स्वभाव से गुरु है। तो ये सारी चीजों का हमें यानी प्रकृति का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। तो पहले नंबर में वो जो रोगी आया उसके दिनचर्या, उसके विशेष करके खाने पीने को लेकर के हमें क्या देखना है, प्रकृति क्या खाता है, उस व्यक्ति का शरीर कैसा है, अपपित्तवात कैसी प्रकृति है, उसके आहार किस तरह का जा रहा है, क्या खाना है उसने, प्रकृति को ध्यान देना। दूसरे नंबर में है करण। करण का मतलब है प्रोसेसिंग क्या है। जो भी चीजें हैं, मान लीजिए कि राजस्थान में रहता है, ग्रीष्म ऋतु है, तो दूध साथ में है। दूध क्या है, राजस्थान और ग्रीष्म ऋतु के विपरीत हो गया, शीत स्निग्ध हो गया। लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि उतने से काम नहीं चलने वाला, करना क्या होगा, करण, प्रोसेसिंग, शुद्धिकरण करने होंगे। उसको जलाना है, पकाना है, सुखाना है, क्या करना है उस पदार्थ को जिसको आप खाने वाले हो। तो उन्हें हम कहते हैं प्रोसेसिंग करना, संस्कार से उस पदार्थ को बदलना होगा। अगर उसे बदलने के लिए बताया गया है तो चावल को पका के खाना है, दूध को उबाल के पीना है, दही को कैसे खाना पीना है, मिश्री को कैसे खाना, गुड़ को कैसे खाना, अदरक को कैसे खाना, ये तो सारी चीजें हैं। बाकी के भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको किसी को मथा जा रहा है। जैसे दही है, एक तरह का गुण है, अकेला दही अगर आप लोगे तो शरीर में सूजन करता है। अगर किसी के स्वेलिंग है तो दही तुरंत उसके स्वेलिंग को उत्पन्न कर देता है। लेकिन अगर उस दही को मथ करके घी को निकालोगे, बिलोला को निकाल दो, तो उस दही से अब सूजन को तैयार करने वाला जो क्वालिटी है, जो गुण है, संस्कार से हमने उसको ठीक कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसको, जैसे मक्की है, जला के लिया जाए। तो अब देखना है कि किस पदार्थ को संस्कार यानी प्रोसेसिंग करके उसको तैयार करना, किस तरह से उसको तैयार करने की बातें बताई गई है, कितना तैयार करना है, ये सारी चीजें उस वस्तु के ऊपर, उसके संस्कार की विधि के ऊपर निर्भर करता है। गुरु जी कौन सा श्लोक है? श्लोक नंबर है आपका 21। तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभावो यह स पुनर आहार औषध द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरु आदि गुण योग तद्यथा मास मुद्गयो सुकरैडयोस्स। चरक संहिता है कि नहीं आपके पास, खोल करके बैठिएगा। हाँ जी, विमान स्थान में कौन से में अध्याय में? विमान स्थान पहला अध्याय है, 21वां सूत्र चल रहा है। हैंड रेज करिए जिसके पास चरक संहिता नहीं है। हाँ मुझे हाँ, जिन जिन के पास नहीं है आप तुरंत बुक लेके आइए यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो। अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताना, मैं यहाँ से पोस्ट ऑफिस से डाल दूंगा। लेकिन वही है कि अब पोस्ट ऑफिस का खर्चा भी लगेगा एक्स्ट्रा, है ना।
मुकेश जी या कोई इसको जरा सूत्र को सामने रखिए, जरा कंप्यूटर के सामने दिखाइए जरा। देखिए जरा कर्ण के संदर्भ में, कर्ण, हाँ जिनको भी चाहिए ना चरक संहिता तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से भेज दूंगा। कर्ण के संदर्भ में जैसे कर्ण, कर्ण का मतलब है संयोग। सख्त चीज को अगर हम पानी डालेंगे, जैसे चावल है, पानी में डाल के पकाएंगे तो क्या होगा? पानी के संयोग से उस चावल के अंदर उसके जो गुण है, उस गुण गुड़ हो में जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा संयोग से। मगर कच्चा चावल वैसे ही खाओ, अरे भैया आयुर्वेद ने बोला है चावल खाना अच्छी बात है, संयोग। तो अब हमें ये देखना है कि संयोग की व्यवस्थाएं आयुर्वेद के हिसाब से सही जा रहा है कि नहीं। अग्नि संयोग, जैसे कोई चीज है, जैसे मान लो चावल ही ले लो, चावल जो है गुरुत्तर होता है, गुरु होता है, आग में उसको पका के ही खाया जाता है। ऐसा भी नहीं कि जल के संयोग से पानी डाल करके, जल संयोग करके, नरम करके, कोमल करके उसको वैसे ही खाया जाए, नहीं। आयुर्वेद क्या बोलता है, भैया अग्नि संयोग करो, एक संस्कार अग्नि संयोग, उसको पकाओ। पकाने से क्या होगा, उसमें जो गुरुत्व है, उसमें जो गुरुपन है, हैवीनेस है, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लघु में, कुछ लघु में परिवर्तित हो जाएगा। पूर्ण रूप से लघु तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लघु होगा। संस्कार से चावल है, जो धान है, आग में डाल करके फ्राई किया जाए, फुलिया सा बन जाएगा, जिन्हें हम लावा कह सकते हैं। वो कैसा हो गया, संस्कार से उसके देखो गुणों में ही परिवर्तन आया कि नहीं आया। जिन्हें हम फुलिया बोलते हैं ना, चावल फुलिया क्या बोलते हैं आप लोग, जो लावा की। लावा, जो चावल गुरु था, आग में उसको पकाते ही लघु हो गया, लावा। लावा को हम क्या बोलते हैं, लघु बोलते, बोलते कि नहीं बोलते। तो महाराज हाँ जी। जी, कोई भी चीजें खाने योग्य है, लेकिन संस्कारात प्रयोजनम, संस्कार से प्रोसेसिंग करके वो उस रोगी के अनुकूल बनाया जा सकता है। जैसे चावल अगर गुरु है, वो डायबिटीज के मरीज ले नहीं सकता, अति स्थूल व्यक्ति ले नहीं सकता। तो लावा जो है, चावल का जो फुली है, उसका अगर हम यूस बना करके देते हैं, तो वही अग्निवर्धन, अग्नि को बढ़ाने वाला, शरीर को हल्का लघु करने वाला होता है। देखो वही चावल जो शरीर को बढ़ा रहा था ना, अग्नि के साथ संस्कार करते ही उसमें विपरीत गुण आ गया। इसलिए आयुर्वेद बोलता है कि प्रोसेसिंग करके चीजों में उसके गुणों में परिवर्तन हम कर सकते हैं। ठीक है। मंथन, मंथन ये मैंने पहले बता दिया, जो दही है इसका मंथन यानी मथना। दही है, शोथ कारक है, ग्राही है, लेकिन मथ करके माखन निकाल करके जो मट्ठा जो बचेगा, वो कैसा होगा, वो शोथक न होगा, तक्रारिष्ट, शोथ को नाश करता है। विपरीत गुण उसमें आ गया। देश, अब देश का संबंध क्या होगा, दिलीप कुमार जी राजस्थान में बैठते हैं और इनको कुछ भी खाना है, तो देश का संबंध भी है कि अगर दिलीप कुमार के शरीर में कोई पित्त कारक कोई ऐसी चीजें हैं और कोई चीज वो खा रहे, तो देश का उसमें संबंध होता है कि वो किस देश विशेष में उसका निर्माण हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वह देश का प्रभाव उस अन्न में, उस वनस्पति में, उस जड़ी बूटी में होता है। जैसे हिमालय में पैदा होने वाला जो वनस्पति है, उसमें गुणों में गुरुत्तर होगा। क्या होगा उसके गुणों में, गुरुत्तर होगा, भारी होगा।
जैसे किसी को कमजोरी है और वो रहता है जंगल प्रदेश में, राजस्थान हरियाणा टाइप के, कमजोरी वीकनेस है, उसको अश्वगंधा देना है, शतावरी देना है, जो कि शरीर को वृद्धि करने वाला है। लेकिन वो अश्वगंधा शतावरी कहाँ का होना चाहिए, कहाँ का दिया जाए? जो पहाड़ों में उत्पन्न होता है, सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, उसके जो कुछ पहाड़ी एरिया है या कुछ कुछ जो पहाड़ी एरिया है, क्योंकि वहां जो गुरुत्तर, वहां का जो देश, जो स्थान है, जो आनुप गुण है उसमें, आनुप का मतलब क्या है? जिसमें पहाड़ीपन हो, जिसमें जिसके मिट्टी में नमी हो, हरियाली हो, जहाँ सुअर पलता है, जहाँ बरसात होती है, ये सारी चीजें आनुप। जंगल क्या है? जहाँ कांटेदार वृक्ष ज्यादा होता हो, रूखा ज्यादा होता हो, जहाँ पर हिरण जैसे वनस्पति, जहाँ पर ऊंट जैसे हिरण जैसे जानवर, ऊंट जैसे जानवर जहाँ पर ज्यादा मिलते हो, तो वो जंगल हो गया। तो जंगल में रहने वाले लोगों को अगर वीकनेस है, तो अनुपदेश में पनपने वाला जो अश्वगंधा शतावरी जैसे ब्रह्मण कारक वनस्पतियों का हमें इस्तेमाल करना होगा। इसका संदर्भ किसके साथ है? देश के साथ है। ठीक है, देश के साथ है। तो यह जो देश है, यह भी दूसरे नंबर में जो करण है, प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग क्या? आनुप में रहने वाला आदमी के लिए जंगल, जंगल का, जैसे कंटकारी है, कंटकारी कफ को ठीक करता है। कंटकारी राजस्थान से लाकर के अगर सिक्किम, नेपाल, भूटान, हिमाचल, ये आनुप देश में अगर ले जाकर के वो दवाई दिया जाए, तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसके अंदर कफ को सुखाने का, पिघलाने का जो रूखापन है, वो उससे बेहतर नहीं हो सकता। हालांकि ये जो कंटकारी है, ये अनुपदेश में भी हो सकता है। आप लोग जरा अपने कैमरे को खोले तो अच्छी बात होगी। कंटकारी आनुप में भी होगा और जंगल में भी होगा, राजस्थान में भी कंटकारी होगा, आनुप में भी होगा कंटकारी। हमारी जो आ, बहन जी है, इनका नाम ही बड़ा लंबा है, क्या करें, फुरालिया पम, क्या नाम है? हाँ, तो इनके यहाँ पर जो कंटकारी होगा और दिलीप कुमार जी के यहाँ जो कंटकारी होगा, उस कंटकारी, देखो वनस्पति तो एक है, लेकिन स्थान देश भेद से उसके अंदर जो कर्षण करने वाली, खींचने वाली, कफ को पिघलाने वाली जो गुण है, दोनों में भिन्नता है। अगर थोड़ा और गहराई में जाए जाए तो दिलीप कुमार जी के उस देश में, जंगल प्रदेश में, किसी को खांसी हो गया, किसी को अस्थमा हो गया, उसको कंटकारी देना है, लेकिन व्यक्ति बहुत कमजोर है, उसको कंटकारी तो देना है, लेकिन व्यक्ति बड़ा दुर्बल है, तो आसाम आनुप देश में उत्पन्न हुआ जो कंटकारी है, वो गुणों में ज्यादा रुक्ष नहीं है। अपने कंटकारी का जो गुण है, उस गुण में थोड़ा सा आनूप देश का तड़का भी उसमें डला हुआ है। तो ऐसा कंटकारी दिलीप कुमार जी जहां रहते हैं, राजस्थान जैसे जंगल प्रदेश के, जो कमजोर व्यक्ति के शरीर से कफ को निकालना है कंटकारी दे करके, तो वो धीरे धीरे निकालेगा, ज्यादा तेजी से हथौड़ा नहीं मारेगा। लेकिन राजस्थान में पनपने और वहां उत्पन्न होने वाला कंटकारी बहुत खतरनाक है, बड़ा रूखा है। तो राजस्थान में रहने वाले कमजोर व्यक्ति को हम वो नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें जो जबरदस्त जो रूखापन है कंटकारी, उसमें जो तीखापन है, उसमें जो कफ को तोड़ने की जो व्यवस्था है, वो तेज है, पर आनुपदेश में मध्यम है। समझ में आया? तो देश काल से द्रव्यों की जो प्रोसेसिंग है, वो रोगी में हमें ख्याल रखना होगा कि इस देश में उत्पन्न हुआ वनस्पति है। इसीलिए जड़ी बूटियां ना, अगर हम चरक को इस विधि से समझते हैं, तो एक बात तो समझ में आती है कि पंसारी के यहाँ से लाया हुआ वनस्पति इस लेवल में सोचने योग्य नहीं होता। अब कंटकारी, हाँ जी कंटकारी दे दो, अच्छा वो एक तो कंटकारी है भी या नहीं पता नहीं चलता।
बृहति कोई कंटकारी बता देते, पता नहीं क्या कुछ दे देते। अगर है भी तो उनको पता नहीं चलता राजस्थान का है, आनोक का है, जांगल का है। ये तो हम गहराई में पाठ कर रहे, पढ़ रहे, इसीलिए हमने ये जाना, लेकिन बहुत सारे चिकित्सकों को इन सारी चीजों का कोई पता ही नहीं चलता। अगर चलता भी है तो इतना ख्याल, अरे कौन ये, चलो सब लपेटे में आ जाता है। लेकिन सच्चा वैद्य वही है जो इन चीजों को देखते हुए करे। देश है ना। दूसरे नंबर में प्रोसेसिंग का जो व्यवस्था है, किसी व्यक्ति के लिए देश के हिसाब से हमें दवाई देना चाहिए, चिकित्सा करना चाहिए। दूसरे नंबर में उस द्रव्य में काल का भी बड़ा प्रभाव रहता है। काल मीन समय, जैसे नया चावल और पुराना चावल, है ना। डायबिटीज का केस है, बहुत पुराना चावल उस रोगी को दे सकते, चावल ही मना थोड़ी करना भाई, नया चावल नहीं देना, नया तिल नहीं देना, नया गेहूं, नया चीजें नहीं देनी, नवीन अन्न नहीं देना। लेकिन काल के प्रभाव से उसके अंदर गुरु स्निग्ध ये दोनों गुण सूखता जाएगा, खत्म होता जाएगा। काल वेग वसी वसात, हर प्रकृति के हर कोई काल के वेग से प्रभावित है। जैसे मैं पहले, आज से 40 साल पहले बच्चा था, धीरे धीरे काल के मुंह में जा रहा हूं, बाल सफेद हो रहे, शरीर में कमजोरी या जो भी ऐसी चीजें उम्र के साथ हो रहा है, और उधर जाएगा तो और पता नहीं क्या क्या होता जाएगा, है ना। तो बचपन की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है, आज के 10 साल के बाद और कुछ होगा। ये काल का एक व्यवस्था है। ऐसे हर पदार्थों में भी होता है, काल का मार होता है। एक अश्वगंधा आपने तोड़ करके ले आए, तो अश्वगंधा में बताया हुआ जो गुण है वो नए अश्वगंधा में, लेकिन जितना जितना उसको आप रखोगे स्टोर करके, उसके अंदर वह जो उसकी जो गुण है, गुणों में वायु की व्यवस्थाएं बढ़ता जाएगा। जितना जितना पुराना होता है, जैसे इंसान में वृद्ध अवस्था में वायु बढ़ता है, ऐसे ही जैसे जैसे जड़ी बूटियां आप रखोगे, चाहे जमीन में ही रहे, चाहे उखाड़ करके रखो, उसमें वृद्ध अवस्था आएगा, यानी वायु की क्रियाएं बढ़ेगी। लघु आपका आकाश और वायु दोनों महाभूत की क्रियाएं बढ़ेगी, तो उसके जो स्वाभाविक गुण है, काल के प्रभाव से उसमें परिवर्तन होगा। जैसे अश्वगंधा है या शतावरी है, स्त्रियों के लिए रज को उत्पन्न करने की शक्ति शतावरी में होता है, लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक रखा गया है, तो वह गुण उसमें धीरे धीरे डाउन होता हुआ जाएगा। इसलिए जो जिसमें गुरु और स्निग्ध जैसे गुण हो, मधुर रस हो, जो शरीर को पोषण देने वाला हो, ऐसे तमाम वनस्पति ताजा ही प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से काल के हिसाब से बताया गया है। ठीक है। अब आ गया भावना, ये भी प्रोसेसिंग के हिसाब से है। अब ये तो हम आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वनस्पति, जैसे एक विष है, मान लो जैसे भांग है। भांग क्या है, प्रोसेसिंग से हम उसको कैसे दवाई में कन्वर्ट करते हैं। देखो, भांग एक जहरीला चीज है जहां से नशा होता है, लेकिन उसको हम कूट करके पोटली बना करके पानी में, बहते पानी में उसको रखते हैं कुछ दिन तक, तो उसके अंदर एक प्रोसेसिंग हो करके वो दवाई का योग्य बन जाता है। लोग भांग को वैसे ही दवाई कह करके खा लेते हैं या रख लेते हैं, नहीं, वो एक विष है। तो उसमें भावना किसका, पानी का। तो बहते पानी में, नहीं तो ट्यूबवेल में, नहीं तो उसको उबाल करके किसी भी तरह से, वैसे तो बहते पानी में उसको रखा जाता है बोरी के अंदर, और कई दिन के बाद उसको जा करके निकाला जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। उसके बाद लाना है, कूटना पीटना, सुखाना है और पाउडर बनाना है। पाउडर बन जाएगा, बाद में घी में हल्का सा फ्राई करना है, बन गया ये आपका। क्या हो गया, भावना से उस द्रव्य में उसकी उसकी जो विष है वो नाश हो गया।
ऐसा ही धतूरा है, गोमूत्र में रख दो 24 घंटे तक, धतूरे के बीज को शुद्ध हो जाता है। रखने से पहले जहर था, उस धतूरे को खाने से बंदा क्या होगा, मानसिक रूप से कुछ न कुछ होगा, पागल ही हो जाएगा। लेकिन गोमूत्र के अंदर उसको डुबो करके 24 घंटे तक डुबो करके निकालिए, फिर उसको धो लेना, फिर एक बार और कर लेना, 24 घंटे फिर रख करके फिर निकाल के धो करके उसको पाउडर बना करके घी में फ्राई करिए। इतना करते ही जो धतूरा है वो दवाई में डालने योग्य होगा। ध्यान देना, ऐसी चीजें कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना है। तो आहार के व्यवस्थाओं में या दवाई के संदर्भ में कि कोई भी जो वनस्पति है, किसी व्यक्ति को जब हम देते हैं तो उस वनस्पति का जो प्रभाव है उसी को पूरा वो प्रभावित कर सकता है। काल प्रकर्ष, काल प्रकर्ष भाजना दिविस्सादि यन्ते। देखिए जरा, करणम पुनः स्वाभाविकानाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार। यहाँ पर अंतिम में क्या बोला, काल प्रकर्ष भाजनात् अभिसंधि यन्ते, अभिसादीयन्ते। काल प्रकर्ष भाजन, काल प्रकर्ष मतलब काल यानी समय, प्रकर्ष मतलब उस समय के साथ उसको रखा गया। जैसे आसव अरिष्ट है, कुछ जड़ी बूटियां जितने उसको आप रखोगे वो उतना कमजोर होता जाएगा, खराब होता जाएगा। तो जड़ी बूटियां जो है, जो शरीर को संतर्पण करने वाले हो वो नवीन चाहिए, नया चाहिए। जो अपतर्पण करने वाले होते वो पुराना चाहिए, या वो भी नया चल सकता है या पुराना भी उसमें चल सकता है। क्योंकि अपतर्पण का मतलब क्या है, शरीर के धातुओं को सुखाने वाला, कमजोर करने वाला, तमाम चीजें, मेद को ठीक करने वाला, हटाने वाला, भगाने वाला, ये सारी चीजें अपकर्षण करना है। जैसे कोई आदमी मोटा है, किसी को फैटी लीवर है, उसको अपकर्षण करना है, यानी उसको फैटी लीवर को डाउन करना है, लीवर को स्वस्थ करना है। तो कौन सा दवाई देना चाहिए, अपकर्षण दवाई। अपकर्षण का गुण क्या है, वायु, अग्नि, आकाश। रस में कौन कौन सा है, तिक्त, कटु, कषाय। तिक्त, कटु और कषाय क्या करता है, अपकर्षण करता है। मधुर, अम्ल, लवण क्या करता है, संतर्पण करता है। ये तो हम पढ़ते आ चुके हैं ना पहले से, है ना। तो अब देखो, काल प्रकर्ष इस शब्द का अर्थ होता है कि कोई भी जैसे संधान करके रखा हुआ, जैसे आसव है, अरिष्ट है, कहते हैं इसको जितना ज्यादा दिन तक रखोगे, देसी गाय का घी जितने ज्यादा दिन तक रखोगे उसके अंदर मेडिकेटेड प्रॉपर्टी बढ़ता जाएगा। यानी जितना पुराना होगा उतना मेडिकेटेड प्रॉपर्टी उसमें बढ़ता जाएगा। काल प्रकर्षण में अलग अलग द्रव्यों को अलग अलग स्थान में भी रखने की परंपरा। जैसे मदन फल पिप्पली, काल प्रकर्षण में क्या होगा, उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो तीखापन है, उसके अंदर जो तीखापन है, काल प्रकर्षण से और ऋतु वैषम्यता से क्या होगा, काल प्रकरण से और ऋतु वैषम्यता से क्या होगा। अच्छा, कोई है जिसको मदन फल के बारे में मालूम नहीं है, न मैं तो बोल के निकल जाऊं। कोई है जिसको मदन फल क्या है पता नहीं है, रामपाल जी को पता नहीं है, हरि जी को पता नहीं, अजय जी को पता नहीं है, और हमारी बहन जी को पता नहीं है। मदन फल एक वनस्पति होता है, सुपारी जैसा होता है, थोड़ा गोल गोल सा होता है, वैसा ही तो नहीं होता। वो जो मदन फल है ना, हमारे आयुर्वेद में उल्टी कराने के लिए, शरीर के सारे टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मदन फल मतलब बहुत अच्छा है। वो मदन फल, पिपली बोलते हैं उसको, फल होता है, उसको कलेक्शन करने का तरीका होता है। तो यही काल प्रभाव से मैं बात, या काल प्रकर्षण या काल प्रभाव से देखो, मदन फल, पिपली एक वनस्पति से एक फल बनता है, निकलता है, उसको निकाल करके उसका जो फल है, उस फल से कुछ लोग कहते हैं कि उससे भी बाहर के जो छिलका है उसको हटाओ, बीज को पिपली और शहद इन दोनों को मिला के
क्या करके? पिप्पली और शहद दोनों को मिला के। कुछ लोगों का मानना है भैया ये तो बड़ा ही रुक्ष क्वालिटी का होता है, तो घी लगा करके, बीज में घी लगा करके, एक दंती नाम का वृक्ष आता है, वो लूज मोशन कराता है। तो दंती नाम का जो वनस्पति है, उसका जो जड़ है दंती, आप लोग गूगल में सर्च करना, बहुत अच्छा पेट सफाई करता है वो, पूरे दोषों को बाहर निकालता है, दीपन पाचन भी करता है, अनुलोमन भी करता है। पिप्पली जैसा ही गुण है, चित्रक जैसा ही गुण है। उसके जड़ को लेके आया जाता है, उसके जड़ में शहद और पिप्पली दोनों मिला करके चटनी सा बना करके जड़ में ऐसा करके, फिर जो धान का पराली होता है ना, पराली से उसको धागे से ऐसे करके, धान का जो पराली होता है ना, बड़े बड़े, आसाम के साइड में जाओगे, इधर जाओगे तो बड़े बड़े वो बनाए हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको अजय जी, क्या बोलते हैं? गेहूं के भी बहुत ऐसे रखा होता है तोड़ी, कूप कूप जी। कुप जो भी है पुला बड़ा होता है पुला। ना, उसके अंदर बड़ा गर्मी होती है, तो उसके अंदर उसको ले जा करके रख दिया जाता है। तो कम से कम भी 20-21 दिन या 25 दिन के बाद उसके अंदर बड़ा अजीब सा प्रोसेसिंग होता है अपने आप। अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे? कर्ण पढ़ रहे, यानी कि कर्ण मीन्स प्रोसेसिंग। अब हम एक व्यक्ति को वो दवाई देना है, तो उस व्यक्ति के योग्य बनाना। आज मैं कहीं गया था और मैंने पूछा कि महाराज यार मेरे को अमुक दवाई चाहिए, आपके यहाँ तो 150 रुपये पड़ता है, लेकिन बगल में जो दूसरा जो है, जो उसको बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन, वो तो 30 में ही दे देता है यार, जिस दवाई को आप 150 रुपये लेते हो, वही कंपोजिशन वाले उसी मेडिसिन को वो 30 रुपये, इतना सस्ता, इतना डिफरेंस कैसे? तो कहता है कि नहीं सर ऐसा है, पहले तो ये है कि जो ये महंगा है वो फार्मेसी जिसने रिसर्च करके 20 साल तक उसने वो दवाई निर्माण का जो व्यवस्था है उसको अपने में सुरक्षित रखता है कि भाई ये वाला जो मेडिसिन 20 साल तक कोई नहीं बनाएगा। तो 20 साल तक वो अपने मेडिसिन को पूरे मार्केट में राजा बनता है, महाराज कोई बनाएगा तो उसके छाती में जाके दे मारेगा, तो कोई बना भी नहीं सकता। और वो दवाई उस पता नहीं कितने लंबे रिसर्च के बाद उसने निकाला होता है। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाता है, उनको वहां से कुछ कुछ कमीशन मिलता है, तो वो दवाइयाँ बड़ा प्रचलन में होता है और खूब दुनिया जो है उस दवाई को, सारे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वो महंगा होता है, लेकिन जब उसका 20 साल का वो जब टाइम पीरियड जब खत्म हो जाता है, उसके बाद कहते हैं कि उस कॉम्बिनेशन से, कंपोजिशन से कोई भी उस दवाई को बना सकता है, फिर खत्म हो जाता है, उसका लीज खत्म हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। तो पहले बात तो जो 20 साल के बाद जो कंपनी बना रहा है उसका ना तो कोई रिसर्च लगा, रिसर्च में एविडेंस कलेक्शन करने में कोई अमाउंट उसका खर्च नहीं हुआ। पहले बात तो ये है। कहता है कि अंदर की बात तो ये है कि भैया जो इस तरह से बनाते हैं ना, उनकी प्रोसेसिंग जो सिस्टम है, जो कर्ण है, उस मेडिसिन को कैसे शुद्ध करना है, शुद्ध करने की प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है ना, वही ज्यादा कॉस्टली होती है। कहता है वो कुछ करते नहीं है, बस दे दना दना उठाया और ला करके रख दिया। और वो जेनेरिक मेडिसिन सस्ता जी, कहाँ 200 रुपये, कहाँ 30 रुपये। उसकी बातें कुछ कुछ मुझे ठीक भी लगा, और कुछ कुछ अब चूंकि वो तो इस तरह से महंगा दवा बेचने के आदी है, तो अपनी बात तो वो रखेगा ही, लेकिन कुछ तो है उसमें गोलमाल। तो कुछ इसी तरह से हमारे आयुर्वेद में भी जो मेडिसिन है ना, अगर आप चाहते हो कि यार मैंने बाजार से सितोपलादी चूर्ण ले आया और वो तो कोई काम ही नहीं करता, लेकिन जब मैं बना करके किसी को देता हूँ सितोपलादी, मारा 1.5 टनाटन काम करता है। कारण क्या है? क्योंकि मैं उस विधि का अनुसरण करता हूँ। अच्छा, मैं जब किसी को पिप्पली देता हूं तो इतना जबरदस्त वॉमिटिंग होती है, पूरा शरीर उसको खंगाल देता है, खत्म कर देता है, उसका दोष सारा निकाल देता है। और बाजार का जो कैप्सूल है, वो रोगी को कभी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, कभी हो ही नहीं रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रही है। ये इस तरह से वो बाजार का जो कैप्सूल है, जो टैबलेट है, वो उपद्रव क्यों करता है पेशेंट के ऊपर? इसीलिए करता है क्योंकि बाजार उस मदन फल पिप्पली का उस विधि से शोधन नहीं करता। एक वैद्य वृक्ष में से ही मदन फल पिप्पली को तोड़ करके उस विधि से उसका शोधन करता है। थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है,
लेकिन हम या कोई भी वैद्य अपने हाथ से इस तरह की दवाइयां, जैसे भांग है, हम शोधन करके उसका प्रयोग करते हैं, तो उससे उसका रिजल्ट हमें हमारे हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं, इसीलिए महंगा होता है। वैद्यों का जो दवाइयां हैं, कोई भी वैद्य अपने हाथ से बनाता है तो महंगा होगा वो। जैसे मैं अगर बनाऊंगा तो भैया महंगा हो जाता है वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें करनी पड़ती है। एक भांग शुद्ध करने के लिए पता नहीं कितने दिन लगता है। कहाँ जाओ भाई, किसके खेत में पानी आजकल खेतों में डालता है, उसमें बोल करके उसको करो, 7-8 दिन तक उसमें रखो बोरी को, उसके बाद ये लंबा चौड़ा लफड़ा है। आप लोग भी करो। अगर आयुर्वेद किसी वनस्पति को शुद्ध करना, जैसे आरोग्यवर्धिनी है, लोह भस्म शुद्ध मिलता ही नहीं है बाजार में, ताम्र भस्म शुद्ध मिलता ही नहीं है, कुटकी का कोई अता पता ही नहीं है, शुद्ध कुटकी क्या है, इतनी महंगी कुटकी है तो सारे ही पता नहीं वो सब्स्टिट्यूट उसका वो डाल देते। एक बार इस बार मैंने बलदेव जी के पास साथ गया था ना, उधर बलदेव जी, वो डुप्लीकेट कुटकी आ गया मेरे पास। डुप्लीकेट कुटकी की पहचान क्या है? कुछ नहीं है, बस कड़वा। और असली पहचान क्या है असली कुटकी का? उसको आप पीस रहे हो ना, धूप में बढ़िया सुखाओ, लेकर के पीसो, पीस रहे, उसकी जो डस्ट जब उड़ता है ना, तो वो डस्ट आपके नाक से एकदम गले में कड़वाहट, एक अजीब सा कड़वाहट आपको महसूस होगा। डुप्लीकेट कुटकी में ऐसा कुछ नहीं है, खाओगे तो कड़वाहट लगेगा, उसके डस्ट से कोई लेना देना नहीं। असली और डुप्लीकेट कुटकी में मुझे लगता है यही पहचान है, क्यों मैं करके देख चुका हूँ। उसने मुझे डुप्लीकेट दिया और अभी पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि हमें ये सारी चीजें ख्याल रखना पड़ता है, और ये सारी चीजें करते करते ही समझ में आने वाली चीजें हैं कि यार वो तो ऐसा था और ये ऐसा क्यों है। अब पेशेंट ही बता देता है, हाँ जी सर, तब तो आपने बहुत बढ़िया दवाई दिए थे, अभी इस बार पता नहीं क्या हो गया। वो पेशेंट ही बोलता है। तो प्रोसेसिंग का इसमें काल प्रकर्षण, ये हमारा प्रोसेसिंग हो गया। दूसरे तीसरे नंबर में आएगा संयोग। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन। अब ये तो जग जाहिर है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ मिलते ही उसकी जो प्रभाव है उसमें कुछ कुछ हो जाता है। चकवा और चकवी, पति और पत्नी। एक लड़का जब लड़प्पन में था तो कुछ और था, शादी हो गया, वाह, और उसकी चाल ढाल देखो, ससुराल जाता है, मस्त रहता है। शहद और घी बरोबर लोगे तो क्या होगा? जहर होगा। होता है ना जहर, कहते हैं ना कि शहद और घी कभी भी बरोबर नहीं लेना चाहिए। लेकिन संयोग की बात है, इनको विषम मात्रा में लो। वैसे घी से ज्यादा शहद होना चाहिए, तो 1 चम्मच घी 2 चम्मच शहद लो। कुछ कुछ कंडीशन में घी भी ज्यादा हो सकता है, तो क्या होगा? ये अमृत बन गया। तो संयोगाद उभयार्थ कृत, संयोग से दोनों पदार्थों के गुणों में परिवर्तन आता है। जैसे शहद और मछली, जैसे मछली और दूध। अच्छा भला मछली दूध के साथ खाओगे तो स्किन डिजीज करेगा, अच्छा भला शहद मछली के साथ खाओगे तो स्किन डिजीज करेगा, या कोई कुष्ठ रोग करेगा, शरीर में एलर्जी करेगा, गड़बड़ कर देगा। तो आप किसी पेशेंट को कुछ भी दे रहे हो तो संयोग का ख्याल रखना है। उसको आपने डाइट चार्ट बनाया, तो बनाते वक्त क्या ख्याल रखना है? ये सारी चीजें ख्याल रखनी है। प्रकृति क्या है, उसके कॉम्बिनेशन को कैसे रखे, और दूसरे नंबर में संयोग कैसा रहेगा, क्या दे रहे हो, उसके साथ क्या देना है। सामान्य सी बात है, एक बहुत तीक्ष्ण रस दूसरे तीक्ष्ण रस के साथ नहीं देना चाहिए। जैसे बहुत गर्म बहुत ठंडा, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलने वाला। हद से ज्यादा मीठा
हद से ज्यादा कड़वा, इन दोनों का कभी संयोग नहीं होने वाला। हद से ज्यादा गर्म, हद से ज्यादा ठंडा। आजकल कोल्ड कॉफी का प्रचलन है, कॉफी जो है गर्म है और उसको एकदम ठंडे दूध में, पता नहीं कैसे बनता है कोल्ड कॉफी, ऐसे कुछ बनता है ना, और दे दनादन दिए जा रहे। वो पान में आजकल एक फायर पान आता है ना। अच्छा, वो पान गर्म होता है कि नहीं होता? किसी ने खाया वो फायर पान? गर्म होता है वो पान? अब वो आग तो गर्म होता होगा, धुआं तो आता है वहां से। दिलीप कुमार जी, आपने खाया कभी फायर पान? नहीं खाया गुरुजी। अब देखो फायर पान, अब मुझे नहीं मालूम कि वो फायर फारी है। फायर फायर मैं खाऊंगा तो क्या होगा? आप कैसी बात कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी, ये क्या कुछ नहीं है। लौंग जो होता है ना, लौंग की तासीर गर्म होती है हाँ। और लौंग को पान में लगा करके आग लगाया जाता है और उसको खिलाया जाता है, तो उसका जो धुआं होता है लौंग का, वो गले में जाता है पूरा और बुझ लौंग की जाता है अंदर तासीर जाने गर्म से। होती है? नहीं नहीं, लौंग नहीं, हाँ उसमें जी, और लौंग। डाला जाता है उसमें। वो ईशुकान जी, लौंग की तासीर गर्म होती है कि ठंडी होती है? आई थिंक गर्म ही होती है। मैं तो खाता हूँ, छाले हो जाते हैं मुंह में। गर्म होती गुरुजी है। क्या कहते हैं? गुरुजी क्या कहते हो? गरम गरम। तो निर्मल जी ने तो उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली क्लास में, सॉरी, अम्ल पित्त वाली क्लास में बोला था कि अम्ल पित्त के लिए बहुत लाभदायक है लौंग। उन्होंने क्या बोला? अभी लौंग जो है, अब आप खुद देखो ना, लौंग खाने से गले में से कफ पिघलता है कि नहीं? आप खा के देखो लौंग, एक मुट्ठी लौंग खा के देखो, पता चल जाएगा। गर्मी में गर्म वो होता है, तो ठंडा वो तो होता है। एक उस क्लास में अम्ल पित्त वाली अरे में क्या छोड़ो ना, वो था? क्या बोलते, मैं ये नहीं हाँ, कह रहा हूँ कि वही बात है ना कि हम्म, भाई, कि दिन में ये तारे दिख रहा है, हाँ जी हाँ जी, तारा ही दिख रहा है। ऐसा नहीं, हम्म। ठीक है, उन्होंने बता दिया होगा, लेकिन आपको हाँ, अपने से अनुसंधान करो बोलने तो भी नहीं समझ दूंगा। आएगा। वो क्या बोल रहे हैं वो उनकी बात है, लेकिन आप खुद से भी अरे, तो आप जरा, हाँ यार, लौंग ठंडा या गर्म है। मैं करके देखने वाला था पर अब ये डाउट में आ गया, तब नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं आप, अनुसंधान अरे करूंगा तो भाई, नुकसान बहुत आप हो जाता देखो है। लौंग, आप खुद खा के देखो ना, गर्म होता है ठंडा होता है। देखेंगे। अभी तक खाए नहीं कभी आपने लौंग? गुरुजी, गरम मतलब होता है ट्राई, गुरुजी। वो चेक नहीं किया ना एक कि सेकंड, होता क्या है जयप्रकाश, उससे। जयप्रकाश जी क्या कह रहे हो? लौंग गरम होता है गुरुजी। तो गरम तो महागरम, ये लौंग नाम से, लौंग तो गरम ही होता है, जब भी गरम होता है तभी चाय में मेरे डालते तो मेरे तो जैसे छाले कि हो जाते चावल हैं में मुझे पूरा डाला मुंह जाता में। है उसको, हैं। मेघा जी क्या? चावल में डाला जाता है लौंग को, गरम होता है क्योंकि हाँ, किस में डाला जाता है? चावल चावल उबालते हुए। अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि चावल में जो गुरुपन है ना, उसको लघु करता है। लौंग तो तीक्ष्ण उष्ण है लौंग। ठीक है, तो अब आ गया संयोग यानी कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब आ गया राशि, राशि यानी उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी का भी हमें ख्याल रखना होगा, कितना क्वांटिटी होना चाहिए। कौन सा द्रव्य कितना दिया जाना चाहिए, राशि के, राशि मीन्स क्वांटिटी, कितना राशि, कितना दिया जाए। भोजन करने के लिए बैठा हुआ है, कितना चावल खाना है, चावल कितना रखा जाए, रोटी कितना रखा जाए, सब्जी कितना, ये सारी चीजें ख्याल रखना चाहिए। इसी को राशि बोला जाता है। कितनी राशि यानी कितनी क्वांटिटी में चावल, कितना क्या है। देश पुनस्थानम सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्व्यम चाचष्टे, ये तो हमने पहले बता ही दिया। देश का संदर्भ, काल, काल का मतलब है टाइम, किस समय उत्पन्न हुआ। रोग या द्रव्य, ठीक है, काल।
नित्यग और आवस्थिक ये दो प्रकार के काल होते हैं। इसके ऊपर तो हमने पहले भी चर्चा किया था। कालो ही नित्यग चावस्थिकस्य तत्र अवस्थिको विकारम अपेक्षते नित्यगस्तु ऋतु सात्म्य अपेक्षते। तो इस तरह से ऋतु सात्म्य ऋतु के हिसाब से काल या नित्यग काल दैनिक बात हो रही है या ऋतु के हिसाब से बात हो रही है। कौन सा ऋतु है वो काल है। और सुबह दोपहर शाम जैसे होता है ना, सुबह 6 से लेकर के 10 बजे तक किसका काल है ये बताइए कोई। 6 से 10 ये कफ का काल है, कफ का काल है भाई। 10 से 2 किसका है? पित्त का, पित्त का काल। 2 से 6 किसका है? वात वात का। तो कोई भी रोग अपने काल का ही समय प्रतीक्षा करता है। वातज रोग अपने काल में अपने समय में रोग उत्पन्न करता है, शरीर को तंग करता है। कफ अपने समय में, जैसे मैं देखता हूं एपिलेप्सी में क्या बताया सर, रोज सुबह सुबह ही दौरा आता है 6 से लेकर के 8 बजे के बीच में। कौन सा काल हो गया? कफ का काल। कफ का हाल, कफ का काल है, पता चल जाता है। प्रणाम गुरुजी। नाम जी, कफ का काल हम आए चाहे नहीं आए, आज आपकी क्लास को मिस करने वाले थे। जी। तो कफ के समय में अगर उत्पात ज्यादा होता है, दिक्कतें ज्यादा होती है तो नित्यग काल बोलते हैं इसको। दो प्रकार के काल है, दिमाग में टच रखिएगा। आवस्थिक काल, आवस्थिक काल का मतलब है ऋतु के हिसाब से। ग्रीष्म ऋतु अभी चल रहा है, तो अभी कौन सा काल है? ग्रीष्म काल। तो ग्रीष्म की बातें अभी होगी। कोई भी भोजन हमें अगर किसी को देना है, कोई दवाई देना है, तो उसके प्रोसेसिंग हुआ कि नहीं हुआ, किस देश में उत्पन्न हुआ है, किस तरह से उसका संस्कार हुआ है, तमाम बातें देख करके काल, उस दवाई का काल है क्या। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो अभी कौन सा दवाई उस व्यक्ति में किस तरह की दवाई नहीं दिया जाना चाहिए। जो अत्यंत तीक्ष्ण उष्ण विदाही, विदाही का मतलब है शरीर में जलन करने वाला, इस तरह के द्रव्य रोगी में नहीं देना चाहिए, चाहे वो वात कफ ही दोष क्यों ना हो, या अगर देने की जरूरत भी पड़ती है तो देश सात्म्य जरूरत भी अगर पड़ती है। मान लीजिए कि मुकेश गोयल जी को खांसी हो रही है, ये तो मैंने उदाहरण पहले भी बताया था, और इनको खांसी ठीक करने के लिए क्या दिया जाए इनको? खांसी के लिए वासा दिया जाए। वासा नामक जो वनस्पति है खांसी में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत कड़वा होता है। या लिसोड़े के पत्ते उदाहरण के रूप में, ऐसे बहुत सारी चीजें। लिसोड़ा अब बहुत स्थानों में होता है, हमारे पंजाब में भी लिसोड़ा बहुत होता है, लेकिन व्यक्ति बैठा हुआ है राजस्थान में एक रुक्ष प्रदेश में, तो लिसोड़ा ग्रीष्म ऋतु में अगर देना है तो लिसोड़ा कहाँ का होना चाहिए, कहाँ का उत्पन्न हुआ लिसोड़ा होना चाहिए। हालांकि संभव नहीं है आनूप देश में, लेकिन दिलीप कुमार जी राजस्थान में, अब राजस्थान में बंदा बैठा जो आनूप में कहाँ दौड़ेगा कि भैया लिसोड़ा लेने के लिए जाना है, चलो प्लेन का टिकट करते हैं। जी जी, दिक्कत है ना। लेकिन एक सामान्य सी बात है, एक सिद्धांत हमें समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने दिलीप कुमार जी को लिसोड़ा दिया, कहीं का भी दिया, और उसको देने से दिक्कतें और बढ़ रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, तो क्या समझ में आना चाहिए? क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए कि भैया ये देश असात में वो जो वनस्पति मैंने दिया राजस्थान में ही उत्पन्न हुआ है, बहुत तीखा है, अब क्या किया जाए, ऐसा कुछ अनुपान, इसीलिए अनुपान रखा हुआ है। अनुपान पता है आपको? हैंड रेज करिए किसको पता नहीं है अनुपान। अनुपान क्या है किसको नहीं मालूम? हरिदास जी को नहीं मालूम, अजय जी को नहीं मालूम, रामपाल जी को। अनुपान का मतलब होता है कोई भी वनस्पति किसी देश विशेष में उत्पन्न हुआ है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, दिलीप कुमार जी राजस्थान में है, इनको खांसी हो रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, और मुझे
लगा कि चलो मैं इनको लिसोड़े के पत्ते देता हूँ। एक वनस्पति लिसोड़ा जिसका नाम है, वो खांसी में अच्छा काम करता है, चिकना है उसमें गुण। अच्छा, लेकिन रुक्ष गुण वो इस देश में उत्पन्न हुआ, वो लिसोड़ा दिलीप कुमार जी को दिया, वो खांसी को कम तो क्या करना, उसने तो और बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अनुपान दूंगा। अनुपान का मतलब होता है उस वनस्पति को, उस दवाई को जो मैं दे रहा हूं, उसके गुणों को बढ़ाने, घटाने, मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें दी। जैसे ज्यादातर अनुपान में दूध दिया जाता है, बेटा दूध के साथ ये दवाई खाओ, ऐसा बोलते हैं ना। अरे कुछ ना मिले तो गर्म पानी के ही साथ खा लो, है ना। एलोपैथिक दवाइयां इधर पानी के साथ दिया जाता है। तो ये है हमारा अनुपान। आयुर्वेद में अनुपान का बड़ा महत्व होता है। कफ के लिए शहद बहुत अच्छा अनुपान है, पित्त के लिए घी बहुत अच्छा अनुपान है। यष्टि मधु का काढ़ा भी दे सकते हैं गुरुजी। जी, और वायु के लिए तेल, घी, वसा, मज्जा, ये वायु के लिए बहुत अच्छा अनुपान होता है सामान्य रूप से। लेकिन अलग अलग कंडीशन में अनुपान अलग अलग रूप से दिया जाता है, अलग अलग चीजों को। जैसे अगर मुझे दिलीप कुमार जी को कंटकारी देना है खांसी के लिए, मान लो कंटकारी देना है, ज्यादा तीखा है, ज्यादा रुक्ष है, अगर गड़बड़ी होने की संभावना लगता है, तो कंटकारी को मैं कुछ ऐसी चीजों से दूंगा जिसका गुण शीत हो, जो शीत तो हो मगर कफ को समन करने वाला हो। बताइए क्या हो सकता है, ईशुकांता जी बताइए। फिर से दोहराइए सर, मैं थोड़ा बिजी हो गया मैं था, कह रहा फिर से हूँ, एक से। दिलीप कुमार जी राजस्थान में रहते हैं, इनको खांसी हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि इनको कंटकारी देकर के इनके खांसी को ठीक करूं, मगर कंटकारी मेरे पास राजस्थान में ही पैदा हुआ कंटकारी है, जो समान गुण वाला है, ग्रीष्म ऋतु वाले गुण वाला है। तो कंटकारी अकेला दूंगा तो गड़बड़ करेगा। अब अनुपान में कुछ ऐसा दूं कि उस कंटकारी के रूखापन को ठीक करे। तो मैं अब क्या देखूंगा कि शीत गुण वाला हो, विपाक भी उसका शीत हो, मगर खांसी को कम करता हो। ऐसा देखिए क्या हो सकता है। गुरुजी मैं तो यष्टि मधु तो आएगा ही आएगा, साथ यष्टि में मधु, अगर चीनी भी देंगे, अगर खड़ा मिश्री देंगे उसके साथ में, तब हरा भी उसका मिश्री तो मेंटेन देंगे कर भैया, लेगा। यष्टि मधु दे दो, मुनक्का दे दो, अंजीर दे दो, जी जी जी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल। मधुर रस है, अमलतास दे सकते हैं। हाँ ये सभी खांसी के ही लिए उपयोग किए जाती है। अंजीर भी खांसी में काम करता है। मुलेठी जो मुनक्का जो है वो खांसी में काम करता है, मुलेठी खांसी में काम करता है। तो अंजीर के साथ अगर हम कंटकारी देंगे या उसी कंटकारी को घी में पका करके देंगे, घी में पका करके कंटकारी घृत बना करके देंगे, तो वो कंटकारी दिलीप कुमार जी को उसकी खांसी को ठीक करेगा। आया समझ में, अनुपान का कितना बड़ा महत्व होता है, समझ में आया आप लोगों को। किसी को नहीं आया तो हैंड रेज करिए, क्योंकि बिल्कुल आप लोग नए, आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए विद्यार्थी, रामपाल जी, अजय जी, आयुर्वेद के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अभी हमारे मेघा जी, हमारे बलदेव जी, मुकेश जी तो बहुत, भगवान जी तो ये तो बहुत, शंभुनाथ जी बहुत एक्सपर्ट हो गए पढ़ते पढ़ते, और जगह भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन बहुत एक्सपर्ट हो गए, इनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अजय जी है, रामपाल जी है, ये आप लोगों को भी साथ में लेके जाना जरूरी है ना। तो अनुपान का उस तरह से महत्व होता है। तो अष्टविध आहार में क्या क्या हो गया देखिए जरा, अब आप लोगों ने नोट करना है। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता। उपयोक्ता का मतलब जो उसको उपयोग करता है, उपयोग करता है, जो रोगी है वही उपयोक्ता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक नियम रखेंगे आज हम, आहार की विधि क्या होगी। इन सारे नियमों को तो हमने देख लिया, ऐसे करना, वैसे तैयार करना, वो करना, ये दवाई ऐसा, उस देश में, उस काल में, उस ऋतु में, इस तरह के प्रोसेसिंग सब कुछ हो गया, तैयार हो गया, थाली में आ गया। अब इसको खाना कैसे है। हिंदुस्तान में या आज के समय में, पहले पहले जमाने में लोग कुछ खाने को न मिलने से लोग बीमार होते थे,
भोजन के अभाव में। आजकल भोजन तो है, लेकिन खाने की विधि न जानने से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, है ना? खाने की विधि बता देंगे। तो आयुर्वेद यहाँ हमें विधि बताता है। देखिए जरा 24 नंबर वाला सूत्र देखिए, 24 नंबर चरक संहिता, अध्याय नंबर 1 विमान स्थान, अध्याय नंबर 1 सूत्र क्रमांक 24, आहार विधि विशेषायतन सूत्र। हाँ जी हाँ जी, हो गया, बस इसको खत्म करो। लिखा हुआ है उष्णम स्निग्धम मात्रवज्जुर्णे वीर्या विरुद्धमिष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन आहसन तन्मना भुंजीत आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। बस इतनी सी बात है। भोजन कैसा होना चाहिए? उष्णम, गर्म ही होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। भोजन का महत्व गर्म भोजन से ही है। स्निग्धम, वह भोजन गर्म और चिकना होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, रूखा नहीं होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। नीचे जमीन में बैठ करके, उस जमाने में हम तो बचपन में जमीन में बैठते थे, अभी भी पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या करें, स्थान वैसी है। तो नीचे जमीन में बैठे, थोड़ा भगवान को याद करो, और जमीन में रखा हुआ थाली से धुआं निकल रहा है, ताजा ताजा गर्मा गर्म, दिखने पर अच्छा है, सुंदर है, खुशबू आ रही है, धुआं से ना नाक में खुशबू आ रही है। किस किस के खुशबू आ रहा है? सब्जी के, रोटी चावल का, घी का, दूध का। आह, ताजा ताजा जो खुशबू आ रहा है महाराज, आपके तन तन में, तन मन में एकदम रोमांचित कर देता है। जीभ में बोधक कफ, ब्रेन में तर्पक कफ, समूचे शरीर में एक एक जो अग्नि है, धातु के अग्नि, महाभूत के अग्नि, सभी अग्नि जर्जर हो जाता है, जग जाता है उस समय, उस खुशबू से। इसीलिए उसी वक्त वहां बैठ करके इष्ट चिंतन, भूपतये स्वाहा, भूनपतये स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा, देवताओं की चिंतन करना, अपने पितरों की याद करना, देवताओं के लिए चावल, जो भी रोटी आप वहां दे रहे हो सामने रखना, उनको धन्यवाद बोलना कि महाराज इतना स्वादिष्ट भोजन आपने, बड़े मन, आपका मन जो है हर्षित हो जाता है। उतने कुछ देर में, जितने देर में आप कर रहे हो, हाथ में पानी लिया, थाली के चारों ओर पानी को डाला, थोड़ा चावल, ये भोजन की विधि है आयुर्वेद में। इतना करते करते वो खुशबू जब नाक से पूरे समूचे मन तक पहुंचता है ना, इंद्रियों तक, गदगद हो जाता है सारा इंद्रिय, प्रसन्न हो जाता है आपका मन, बुद्धि, चेतन, अहंकार, ये सारा ही खुश हो जाता है, सबको पता चलता है। बेसिकली आयुर्वेद भोजन के लिए हुत भुक मित भुक बोलते हैं भोजन की व्यवस्थाओं को। इसका मतलब होता है कि भोजन के माध्यम से जठर में जो अग्नि है उसको जला करके हम हवन कर रहे हैं। यहाँ पर आहुति देना, भोजन करना मीन्स अग्नि को आहुति देना। तो जैसे हम हवन करते हुए बड़े ध्यान से मंत्र बोलते हुए अग्नि को प्रज्वलित करके धीरे धीरे हवन सामग्री डालते, जैसे जैसे सामग्री डालते वैसे वैसे अग्नि बढ़ता जाता है। पहले थोड़ा सा आग होता है लकड़ी में, हवन कुंड में, जैसे जैसे हम घी, हवन सामग्री जब हम डालते हैं तो वैसे वैसे आग एकदम बढ़ता है, बलता है, जलता है, धधकता है। ऐसे ही भोजन करने से हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है, और वही प्रज्वलित अग्नि के उष्मा से वायु शांत होता है। उष्ण गर्म गर्म भोजन करते हैं तो उस गर्मी से वायु शांत होता है। स्निग्ध आहार से जो है वायु शांत होता है, उसकी गर्मी से पित्त बढ़ता है, उसमें जो स्निग्धपन है उससे कफ बढ़ता है, वायु को शांत करता है, कफ और पित्त का निर्माण करता है। क्योंकि भोजन मधुर रस प्रथम आहार का निर्माण करता है, शरीर में पोषण करने वाला वही मधुर रस है, लेकिन पहले वायु को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, भोजन करने की ऐसी व्यवस्था आप लोगों को मालूम है, भोजन करने के लिए सबसे पहले मीठा मधुर रस खाया जाता है, ताकि आपके स्टमक में वायु का प्रभाव ना हो। जैसे स्टमक में अगर वायु होगा तो भोजन करने से पहले गला अटकता है, गला सूख जाता है, रोटी आपकी फूड पाइप में आकर अटकने का संभावना है, कुछ लोगों तो मृत्यु भी होती है। तो इससे बचने के लिए ना कुछ मधुर गुण हो गया, मीठा हो गया, लड्डू हो गया, चीजें खाते। भोजन करते करते उसके बीच में अम्ल और लवण रस, अग्नि को बढ़ाने के लिए
अग्नि को मजबूत करने और वायु को फिर सवन करने के लिए। और भोजन के अंत में कटु तिक्त कषाय, भोजन के अंत में कटु तिक्त कषाय, ये कटु तिक्त कषाय क्या करता है, ये वायु को बढ़ाता है, बाद में कफ को डाउन करता है, क्योंकि अब वात क्षेत्र में उस रस ने आगे जाना है, वायु को बढ़ाना है, समान वायु को बढ़ाना है, व्यान वायु को बढ़ाना है, रस से रक्त की ओर आगे जाके धातुओं की कर्म कराना है। तो कटुतिक्त कषाय तृतीय अवस्था, पाक की व्यवस्था करना है। तो भोजन के एंड में कटुतिक्त कषाय, आप चाहे करेला खाओ, चाहे नीम खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, आज करेला खाया, परसों कुछ खाओ, कुछ खाओ, कुछ, तो पहले मधुर, फिर में लवण और अम्ल, और एंड में कटुतिक्त कषाय। तो इस तरह से भोजन की व्यवस्था है। तो बाकी जो है 24 नंबर वाला जो सूत्र हम परसों इसके ऊपर जिक्र करेंगे, ठीक है। किसी ने कोई सवाल करना है तो बताइए। सर एक कंफ्यूजन है, ऐसे बोलते